तो ये देखिए, लास्ट क्लास में हमने बायट-सैवर्ट लॉ पढ़ा था, ठीक है। तो क्या कहता है बायट-सैवर्ट लॉ? लॉ क्या कहता है भैया, याद है? इसे BSL लिखूंगा, BSL, बायट-सैवर्ट लॉ। ये कहता है भैया एक करंट कैरिंग एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, करंट कैरी कर रखा है आर डिस्टेंस पर, इस पी पॉइंट पर। अच्छा, एंगल कितना बन रहा है दोनों के बीच में? करंट कैरिंग एलिमेंट और आर के बीच में एंगल क्या बन रहा है? थीटा। तो इस पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगा? म्यू नॉट 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर के बराबर। याद है? ठीक है। अब एलिमेंट छोटा है तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी? डी बी होगी। क्या होगी? ये कराया था। फिर मैंने कहा डिफरेंट फॉर्म ऑफ बायट-सैवर्ट लॉ। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ बायट-सैवर्ट लॉ, अलग अलग बायट-सैवर्ट लॉ की फॉर्म होती है। उनमें से सबसे पहली फॉर्म क्या है? वेक्टर फॉर्म है। क्या है? वेक्टर फॉर्म। ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म क्या कहती है देखिए, तो हम जानते भी है, वी नो डीबी किसके बराबर होता है? म्यू नॉट 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, है ना। अब देखिए, वेक्टर जब भी लिखा जाता है, अगर मैं बात करूं, हाँ आपको याद होगा ए क्रॉस बी वेक्टर, तो उसकी वैल्यू क्या थी? ए बी साइन थीटा थी। याद है? यानी मैं इस चीज को ये लिख सकता हूं और इसको ये लिख सकता हूं। ठीक है। साइन हटेगा तो ए क्रॉस बी बन जाएगा, और साइन लगेगा तो ए बी साइन थीटा बन जाएगा। अभी अपने पास क्या है? साइन पड़ा हुआ है, अपने पास साइन पड़ा हुआ है, नहीं हटाना है। और ऊपर मुझे क्रॉस की फॉर्म में लिखना, और क्रॉस हमेशा दो वेक्टर का ही क्रॉस होता है, स्केलर और वेक्टर का क्रॉस कभी नहीं होता। अगर क्रॉस होगा तो दोनों ही क्या होना चाहिए? वेक्टर होना चाहिए। लेकिन ऊपर केवल एक वेक्टर है जो कि क्या है? डीएल है। दूसरा वेक्टर कहां से लाया जाए? बड़ी समस्या है, क्योंकि हमें पता क्रॉस करना है, और क्रॉस हमेशा क्या होता है भैया? वेक्टर का ही होता है। और लेकिन ऊपर अगर मैं क्रॉस करूंगा तो वहां पे तो केवल एक वेक्टर है। तो इसीलिए हमें पता है रेडियस भी क्या है भैया, यहाँ पे आर जो है वो भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। लेकिन वो ऊपर नहीं है, केवल नीचे है। तो इसलिए हमने क्या किया? आर से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, आर से ऊपर, है ना, ऐसा कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो डीबी कोस में क्या जाएगा? म्यू नॉट 4 पाई आई डीएल डीएल आर साइन थीटा अपॉन में नीचे क्या होगा? आर क्यूब। ठीक है। अब साइन हटाओगे तो ये क्या होगा? ए क्रॉस बी में कन्वर्ट हो जाता है। यहां से भी साइन हटाओ, अपने पास दो वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर होते हैं। डीबी वेक्टर इक्वल्स में क्या हो जाएगा? म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन में आर क्यू, और इसको क्या लिख दिया? डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ये होगी इसकी वेक्टर फॉर्म। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो बायट-सैवर्ट लॉ की वेक्टर फॉर्म आपकी ये रही। ठीक है। चलो, दूसरा है बायट-सैवर्ट लॉ, लिखा जाता है कई और फॉर्म में, जैसे BSL इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड वेलोसिटी। अगर मैं बात करूं तो भैया ये आपका क्या है? करंट कैरिंग एलिमेंट है। इसकी लंबाई क्या है भैया? डीएल है। इसके अंदर जो चार्ज फ्लो करके गया वो क्यू था, और उसको फ्लो करने में कितना टाइम लगा? dt। यहां से यहां तक इस डीएल लेंथ में dt टाइम में कितना चार्ज फ्लो करके गया? क्यू। कितना फ्लो करके गया? तो करंट कितना आएगा? करंट क्या होता है आपको याद होगा? चार्ज अपॉन में टाइम होता है। चार्ज अपॉन में, अच्छा टाइम इसलिए कम लग रहा है क्योंकि इसकी लेंथ ऑलरेडी छोटी है बहुत ज्यादा। ठीक है। और क्यू चार्ज क्या है? कुछ भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा ही चार्ज होगा। छोटी सी लेंथ में छोटे टाइम में ज्यादा चार्ज गया। ठीक है, समझ गए? अच्छा,
और ये क्या है, डीएल है, इसकी लंबाई क्या है, डीएल है, और यहां से यहां तक चार्ज को जाने में कितना टाइम लगा, dt। तो आपको ये भी याद होगा, डीएल अपॉन में dt क्या होगा, वेलोसिटी। किसकी वेलोसिटी, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। ठीक है भैया, ये जो चार्ज पार्टिकल क्यू गया है ना यहां से, कितने टाइम में, dt टाइम में, कितनी लेंथ से, देखिए अगर क्यू चार्ज पार्टिकल को डीएल लेंथ पार करने में dt टाइम लगा तो उनकी वेलोसिटी क्या होगी, डीएल अपॉन में dt। देखिए क्यू चार्ज को, वेलोसिटी ऑफ चार्ज, देखिए डीएल लेंथ को, दोबारा बोल रहा हूं भैया मैं, डीएल लेंथ को इस क्यू चार्ज पार्टिकल ने कितने टाइम में क्रॉस किया, dt टाइम में। तो इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, इनकी डीएल अपॉन में dt होगी ना। डिस्टेंस को टाइम से डिफरेंशिएट कर दो तो वेलोसिटी के बराबर आता है। ठीक है, तो अब इसे ध्यान रखना। अब आ रहे हैं हम भैया, वी नो बायट-सावर्ट्स लॉ क्या कहता है, dB इक्वल्स टू में क्या होता है, म्यू नॉट 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, यही था। अच्छा करंट की वैल्यू क्या निकाल रखी हमने, क्यू अपॉन में dt। क्यू क्या है, डीएल लेंथ से dt टाइम में पास हुआ चार्ज, यानी इस करंट कैरिंग एलिमेंट से जो चार्ज पास हुआ dt टाइम में, उसकी वैल्यू क्या है, क्यू। तो करंट कितना होगा, क्यू अपॉन में टी होता है ना, चार्ज अपॉन में टाइम। टाइम छोटा इसलिए है क्योंकि उसकी लेंथ बहुत छोटी है, तो क्यू चार्ज को उस लेंथ से जाने में बहुत कम टाइम लगेगा, इंस्टेंट लगेगा। और इंस्टेंट के टाइम को हम क्या लिखते हैं, dt। क्या लिखते हैं, dt। तो अब देखिए इसको क्या लिखा है, dB इक्वल्स टू म्यू नॉट 4 पाई आई की वैल्यू क्या होगी, क्यू अपॉन में dt, और इसको लिख दिया dl साइन थीटा अपॉन में क्या हो गया, आर। ठीक है, अब देखिए dB इक्वल्स टू में म्यू नॉट 4 पाई, हमने क्यू को एज इट इज लिख दिया, और ये जो dt था ना उस dl को नीचे लगा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, इस dt को इस dl के नीचे लगा दिया। ठीक है, और लिख दिया साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। dl अपॉन में dt क्या है, dl अपॉन में dt वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल जो उस करंट कैरिंग एलिमेंट से गुजरे, कितने टाइम में, dt टाइम में। तो क्या जाएगा, म्यू नॉट 4 पाई क्यू, dl अपॉन में dt क्या होता है, वेलोसिटी साइन थीटा अपॉन में क्या हो गया, आर। ये आ गया भैया बायट-सावर्ट्स लॉ इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड वेलोसिटी। ठीक है भैया। अच्छा यहां पर थीटा किसके बीच का एंगल होगा, तो भैया वेलोसिटी और रेडियस के बीच का, वेलोसिटी और, ठीक है भैया, क्योंकि दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में ही एंगल होता है। यहां पर एक वेक्टर क्वांटिटी क्या हो गया, चार्ज, और दूसरी क्या होगी, रेडियस। ठीक है, मान लीजिए करंट कैरिंग एलिमेंट है, ठीक है, इसके अंदर वेलोसिटी क्या है, तो दूरी क्या होगी, ये आर, इनके बीच का एंगल होगा। आपको बता दूं जो डीएल के बीच में एंगल, ये करंट कैरिंग एलिमेंट जो डीएल और आर के बीच का एंगल है, वही वी और आर के बीच का एंगल है, क्योंकि जो चार्ज पार्टिकल फ्लो कर रहा है वो डीएल से तो फ्लो कर रहा है। तो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी और डीएल दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। तो जो डीएल के साथ एंगल बनेगा आर का, वही क्या होगा, वेलोसिटी के साथ भी बनेगा। बोला हाँ, चलो ये हो गया। अगला आ रहा है बायट-सावर्ट्स लॉ इन टर्म्स ऑफ, बायट-सावर्ट्स लॉ इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड, सॉरी, करंट डेंसिटी एंड एरिया, वॉल्यूम, करंट डेंसिटी और वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सीसीई, करंट कैरिंग एलिमेंट का वॉल्यूम है। ध्यान दीजिए भैया, ये करंट कैरिंग एलिमेंट है, इसकी लेंथ क्या होती है, डीएल, इसका एरिया कितना है, ए, इसकी लेंथ डीएल है, इसका एरिया कितना है, ए, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, डीवी। डीवी की वैल्यू क्या होगी, ए इंटू में डीएल होगी। बोला हाँ, ठीक है। इससे इसके अंदर करंट कितना है, आई, एरिया कितना है, ए, तो करंट डेंसिटी क्या हो गया, आई अपॉन में
ठीक है। और आपको बता दूं करंट डेंसिटी की वही डायरेक्शन होती है जो डीएल की डायरेक्शन होती है, क्योंकि डीएल भी इसी डायरेक्शन में, और करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट की डायरेक्शन में। करंट डेंसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, जो डायरेक्शन करंट की होती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं डीएल की भी डायरेक्शन यही है और करंट की भी डायरेक्शन यही है, तो सेम ही होगा। और ये क्या है, आर है, तो ये एंगल क्या हो गया, थीटा। क्या हो गया, तो यहां पर ये ध्यान रखना, समझ जाना कि भैया वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, करंट कैरिंग एलिमेंट की डायरेक्शन और करंट डेंसिटी की डायरेक्शन, तीनों की डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है। इसीलिए आर के साथ तीनों क्या बनाते हैं, सेम एंगल बनाते हैं। ये ध्यान रखना, नोट में ध्यान रखना कि आप देख रहे थे चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी डीएल के अलोंग थी, डीएल की भी डायरेक्शन वही थी, और हमने जो करंट डेंसिटी निकाली उसकी भी डायरेक्शन क्या है, वही। तीनों की डायरेक्शन वही है, तो आर तीनों के साथ सेम ही एंगल बनाता है, इसलिए हम तीनों के साथ क्या लिखते हैं, साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा। ठीक है, चलो ये देखिए, तो डीबी हम जानते हैं भैया वी नो, डीबी क्या होता है, म्यू नॉट 4 पाई करंट डीएल साइन थीटा अपॉन में क्या हो गया, आर स्क्वायर। ए से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ए से डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ करंट कैरिंग एलिमेंट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सीसी, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, उसी से मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया। अब देखिए डीबी क्या हो जाएगा, म्यू नॉट 4 पाई करंट अपॉन में एरिया, और क्या हुआ, ए इंटू में डीएल लिख दिया, साइन थीटा अपॉन में क्या हो गया, आर स्क्वायर। ए इंटू में डीएल हमें ऑलरेडी बता चुके, क्या होगा, डीवी। तो ये क्या हो जाएगा आपका, डीबी इक्वल्स टू में म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन में क्या होता है, करंट डेंसिटी, ए इंटू में डीएल क्या होगा, डीवी, साइन थीटा अपॉन में क्या हो गया, आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। तो ये बहुत सारी फॉर्म है, सॉरी 4 फॉर्म, 4 या 3 फॉर्म लिखवा दूं मैं। ठीक है भैया, ये आपका बायएक्सियल फ्लो है, डायरेक्शन बता दी थी, राइट हैंड थंब रूल से देख लिया। थंब क्या होता है, करंट होता है, कर्ल फिंगर क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन 5, फाइंड दी मैग्नेटिक फील्ड अच्छा ठीक है, अभी एप्लीकेशन करेंगे, अब तो बायएक्सियल फ्लो होगा ना। अच्छा, बायएक्सियल फ्लो में एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, अब मुझे याद नहीं है, कल की क्लास में कराऊंगा, पहले अभी देख लीजिए। हाँ, एप्लीकेशन ऑफ बायट-सेवर्ट्स लॉ, बायट-सेवर्ट्स लॉ की एप्लीकेशन हमें करनी है। ठीक है भैया, जो पहली एप्लीकेशन है उसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड, क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर, लॉन्ग वायर, एक लॉन्ग वायर की वजह से आपको क्या निकालनी है भैया, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। क्या निकालनी है, लॉन्ग वायर की वजह से, ध्यान दीजिएगा भैया। ठीक है, इसकी डेरिवेशन आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन इसके फॉर्मूले वगैरह दबा के यूज करते हैं। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि भैया इसकी जो डेरिवेशन है वो आपके कंसेप्ट को क्लियर कर देगी, किस तरीके से आपको इस फॉर्मूले को यूज करना। तो इसलिए मैं इसकी डेरिवेशन आउट ऑफ सिलेबस होने के बावजूद भी करा रहा हूँ, काफी अच्छी खासी डेरिवेशन है, और आपको ये भी पता लग जाएगा यहां से कि आपका बायट-सेवर्ट्स लॉ किस तरीके से यूज होता है। ठीक है, चलो क्या, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर, करंट कैरिंग लॉन्ग वायर, एक करंट कैरिंग लॉन्ग वायर है, उसकी वजह से आपको क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड। तो भैया ये क्या हो गया, आपका लॉन्ग वायर हो गया। ठीक है, ठीक है, ये लॉन्ग वायर है, ये एक्स एंड है, ये वाई एंड है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर ये क्या है, ये क्या है, परपेंडिकुलर सेपरेशन बिटवीन पॉइंट
जहां पर आपको निकालनी मैग्नेटिक फील्ड इस बार की से। इसने क्या कैरी कर रखा है? करंट। ठीक है, ध्यान दीजिए भैया, इतना ही दे रखा होगा आपको। और अब आपको डेरिवेशन करनी है। किसकी एप्लीकेशन है? बायट-सेवर्स लॉ की। और बायट-सेवर्स लॉ क्या कहता है? डीबी इक्वल्स टू में म्यू नॉट 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। अब यहाँ पे ये जो डीबी है ना, वो करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। समझ गया? तो मुझे वैसा ही डायग्राम बनाना जो बायट-सेवर्स लॉ में बना था। यहां पर ऐसा तो कहीं दिख नहीं रहा। मुझे बायट-सेवर्स लॉ जैसा डायग्राम बनाना, तो मैंने क्या लिया? एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया। क्या? डीएल। क्या ले लिया? इससे इस पॉइंट की दूरी को क्या कर दिया? क्या कर दिया? आर। क्या कर दिया? यही था ना, करंट कैरिंग एलिमेंट बन गया। आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी हो गया। ठीक है, और ये बताता हूं, ये जो एंगल बन रहा है यहां पर ना, ये हो गया मान लीजिए फाई। क्या हो गया? और आपको पता है करंट कैरिंग एलिमेंट ये रहा, आर ये रहा, और करंट कैरिंग और एलिमेंट और आर के बीच में, करंट कैरिंग एलिमेंट और आर के बीच में जो एंगल बनता है उसको क्या लिखते हैं भैया? थीटा। तो थीटा ही रहा। अब लगा सकता हूं मैं बायट-सेवर्स लॉ। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बीएसएल क्या कहता है? इस एलिमेंट की वजह से जो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या होगी? तो डीबी इक्वल्स टू में म्यू नॉट 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन में आर। अच्छा देखिए, मैंने जबरदस्ती सारी चीजों को डाला इसमें ताकि मैं बायट-सेवर्स लॉ को इस्तेमाल कर सकूं। डीएल भी मैंने खुद से लिया, ये डीएल जो लिया है, करंट कैरिंग एलिमेंट लिया, वो भी मैंने खुद से लिया है। ये जो थीटा है वो भी मैंने क्या किया है? खुद से ही बनाया है। ठीक है, और ये जो आर है वो भी मैंने क्या किया है? खुद से, ताकि मैं बायट-सेवर्स लॉ अप्लाई कर सकूं। अब मैंने खुद से एज्यूम किया, तो इन चीजों को क्या करना पड़ेगा? एलिमिनेट भी करना पड़ेगा। अच्छा एक बात और ध्यान रखना कि इस वाले एंड को, इस पॉइंट से इस वाले एंड को देखने के लिए जो एंगल बन रहा है, इस वायर के लोअर एंड को देखने के लिए जो एंगल बन रहा है उसको ले लो -φ1। क्या ले लो? और ऊपर वाले एंड को देखने के लिए इस पॉइंट से जो एंगल बन रहा है वो क्या ले लो? +φ2। अच्छा -φ1 लिया है, ऊपर वाले को +φ2 लिया है। ध्यान दीजिए भैया, +5 इसको -1। पता क्यों? क्योंकि भैया इसको मैं ले रहा हूं ऐसे क्लॉकवाइज और इसको ले रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज। अगर ऊपर वाले को मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, देखिए एक्चुअल में क्या हो रहा है कि मैं इस लाइन से ऊपर वाले एंड को देखूंगा, तो अगर पॉजिटिव एंगल बनेगा तो ये क्या होगा? नेगेटिव एंगल बनेगा। इसलिए φ1 को क्या लिया है मैंने? नेगेटिव, क्योंकि नीचे बन रहा है, और φ2 को क्या लिया है? पॉजिटिव। अच्छा ये इन दोनों को रिलेट कर रहा हूं, इन दोनों को रिलेट कर रहा हूं, बाकी इसको रिलेट नहीं कर रहा, इसलिए यहां पर नेगेटिव साइन नहीं लगाया है। नेगेटिव साइन वहीं लगेगा जहां पर आप दोनों एंगल को क्या करोगे? रिलेट करोगे। यहां पर देखिए, इस वाली लाइन से, इसकी बेस लाइन है, इसके नीचे वाले एंड को देखने के लिए अगर आपका क्या एंगल बन रहा है? नीचे एंगल ऑफ, क्या कहते हैं इसे? डिप्रेशन कहते हैं ना, नेगेटिव लेते हैं, और इसे कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। वो क्या होता है भैया? पॉजिटिव होगा। ये दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, तो इसलिए एक को +5 लिया, एक को -5, φ2 और ये, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, अब देखिए डायग्राम पूरा बन चुका है। ठीक है, अच्छा यहां से यहां तक की दूरी मैंने जो एलिमेंट लिया है, यहां से यहां तक की दूरी क्या है? L है। ठीक है, मैंने जो बायट-सेवर्स लॉ इस्तेमाल किया उसमें कौन कौन सी चीज मैंने खुद ठूसी है? डीएल, थीटा और आर। ठीक है, बाकी ए गिवन है, करंट गिवन है, और ये एल गिवन है। ठीक है, चलो जो ठूसी है उसको रिजॉल्व भी करना पड़ेगा। अच्छा एक चीज देखिए, ये वाला एंगल कितना है? फाइव। ये एंगल कितना है? थीटा। ये एंगल कितना है? 90। तो भैया अब हम क्या करते हैं कि अपने को पता है इस वाले ट्राइंगल को देखेंगे, तो इस ट्राइंगल में क्या है? ये कितना है? ये कितना है? थीटा। तो अगर ये एंगल अकेला 90 है तो इन दोनों का सम क्या होगा? इन दोनों का सम, इसका सम और इसका सम क्या आएगा? तो बस यही करना है अपने को। सबसे पहली चीज आ रही है हेयर थीटा +5 बराबर में क्या हो गया? 90। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? 90 - 5, यानी हमने थीटा की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, क्योंकि थीटा मैंने ठूसा था तो उसकी वैल्यू निकाल ली, 90 - 5 आ गई।
अच्छा, और क्या क्या ढूंढा? तो इस ट्राइंगल का नाम दीजिए ए, और ये क्या हो गया भैया बी, और ये पी हो गया। तो इन ट्राइंगल ए बी पी देखिए, ए बी पी ट्राइंगल में देखिए टेन फाइव क्या होगा? ये फाइव एंगल है इसका, ये एंगल क्या है? फाइव। तो टेन फाइव क्या होता है? ये देखिए परपेंडिकुलर और ये क्या है? बेस है फाइव के लिए। लेकिन थीटा के लिए क्या है? बेस है और ये क्या है? परपेंडिकुलर। उल्टा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम टेन फाइव ले रहे हैं तो टेन क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन में परपेंडिकुलर क्या है आपका? फाइव है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा? एल। और बेस क्या होगा भैया? ए। तो एल की वैल्यू क्या होगी? ए टेन फाइव। लेकिन हमें एल की वैल्यू तो निकालनी नहीं है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? डीएल की। किसकी वैल्यू निकालनी है? तो डीएल, एल से डीएल कन्वर्ट करना, तो क्या करें? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू फाइव। फाइव के रिस्पेक्ट में दोनों साइड में क्या करो? डिफरेंशिएट करो। फाइव के रिस्पेक्ट में दोनों साइड में डिफरेंशिएट करो तो क्या हुआ? डीएल अपॉन में डी फाइव। ए बाहर आ गया, टेन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर फाइव। क्या हो गया? तो डीएल की वैल्यू क्या आएगी? ए सेक स्क्वायर फाइव डी फाइव। ये हो गया आपका डीएल की वैल्यू, ठीक है। अब दो चीजों की वैल्यू निकाल ली मैंने, एक तो निकाल ली थीटा की, दूसरी क्या निकाल ली? डीएल की। अब हमें एक और चीज बची है हमारी आर। तो हम जानते हैं भैया कॉस फाइव क्या होता है? आर ये ना आर, ये आर है, इसकी वैल्यू निकालनी है अपने को। तो भैया आपको पता है कॉस फाइव क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है भैया? ए, और हाइपोटेन्यूज क्या है? आर। तो आर की वैल्यू क्या होगी? ए अपॉन में कॉस फाइव। तो आर की वैल्यू क्या होगी? सेक फाइव अपॉन में सेक फाइव इंटू में, क्योंकि कॉस जब ऊपर ले आओगे तो क्या होगा? सेक में कन्वर्ट हो जाएगा, पता है। अब यहां पर मुझे सबकी वैल्यू पता लगी है, ध्यान। डीबी क्या हो जाएगा आपका? म्यू नॉट फोर पाई आई। डीएल की वैल्यू क्या रखी है? डीएल की वैल्यू क्या रखी है? ए सेक स्क्वायर फाइव डी फाइव। ये डीएल की वैल्यू आ गई। साइन, साइन लगा ना भैया पीछे, देखिए आई की वैल्यू ये लिख दी, डीएल की वैल्यू ये लिख दी, और साइन की यहां पे क्या? साइन थीटा के यहां पे क्या होगा? 90 माइनस, और नीचे आर भी है, आर की वैल्यू क्या निकाल रखी है? सेक फाइव। इसका होल स्क्वायर स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते भैया। तो डीबी क्या आएगा? डीबी क्या आएगा? म्यू नॉट फोर पाई, देखिए सेक, देखिए इसको अगर हम लिखेंगे तो ये आएगा आपका आई ए, ये क्या है? सेक स्क्वायर फाइव, इसका साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन साइन 90 माइनस फाइव क्या होगा? कॉस फाइव। क्या हो जाएगा? साइन 90 माइनस फाइव क्या होगा? कॉस फाइव हो जाएगा। और ये वाला डी फाइव क्या लगा दिया? यहां पीछे लगा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अपॉन में ये नीचे का स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर, और क्या होगा? सेक स्क्वायर फाइव, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया? ए के से ए के कैंसिल कर दिया, और सेक स्क्वायर से कैंसिल कर दिया। नीचे क्या बचा? केवल ए, और ऊपर बचा कॉस फाइव डी फाइव और करंट। तो डीबी क्या हो गया? म्यू नॉट फोर पाई आई, और क्या हुआ? कॉस फाइव डी फाइव अपॉन में क्या हुआ? ए। केवल ये बचा, और ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट। हमें पता है इस वायर के अंदर यहां से एलिमेंट होना चालू होंगे बहुत सारे, और पूरा यहां तक एलिमेंट ही एलिमेंट होंगे, और सबकी मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर आपको निकालनी है। हमें केवल अभी इतने की मैग्नेटिक फील्ड पता है। हम चाहते हैं कि यहां से लेके यहां तक जितने भी एलिमेंट है सबकी उसे मैग्नेटिक फील्ड पता लग गया। उसके लिए वायर को क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट कहां से कहां पे करें? तो यहां पे आपको पता है इस वाली लाइन से, इस वाली लाइन से अगर मैं देखूं तो नीचे वाले का एंगल कितना बन रहा है? -5 1। इस वाली लाइन से ऊपर का एंगल क्या बन रहा है? 5 2। इसके अंदर नीचे से लेके ऊपर तक सारे एलिमेंट कवर करेंगे, क्योंकि इतने को देखिए, इस एलिमेंट को देखने के लिए, इस एलिमेंट को देखने के लिए कितना एंगल बन रहा है? 5। क्या बन रहा है? तो अगर मैं इस लाइन से ये एंगल बना देता हूं, और इस लाइन से ये एंगल बना देता हूं, तो सारे एलिमेंट कवर हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे?
बस यही करना मुझे। ठीक है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल वायर, पूरे वायर की सब कुल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी भैया, तो इंटीग्रेट करो। तो डीबी का इंटीग्रेशन क्या होगा, अभी म्यू नॉट 4 पाई कांस्टेंट है, बाहर निकल आएगा, करंट भी क्या है, कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेट करो, कॉस फाई डी फाई, ए लिख दिया हमें, ये जो ए बचा था उसकी बात करें। और देखिए भाई फाई कहां से कहां पे आपको इंटीग्रेट करना है, फाई तो केवल इतना एंगल था, इस फाई की वैल्यू कहां से कहां, नीचे के लिए क्या है -5, और इस फाई की ऊपर के लिए क्या है +5, इसमें पूरा वायर इंटीग्रेट हो जाएगा, -5 से लेके +5 तक। ठीक है, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट 4 पाई करंट अपॉन में एरिया, और अगर मैं कॉस का इंटीग्रेशन करता हूं तो होता है प्लस साइन फाइव, ये क्या हुआ 5, और ये क्या हुआ, ठीक है भैया। एक बार इस फाइव को अपर लिमिट रिप्लेस करेगी, एक बार कौन करेगा लोअर, तो बी इक्वल्स में क्या होगा म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन में ए, एक बार साइन क्या होगा 5 माइनस, एक बार क्या होगा साइन -5 आपको बता दूं साइन माइनस थीटा जो होता है माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, तो ये तो वही केस बन रहा है ना, हम क्या लिख सकते हैं इसको, बी इक्वल्स टू में म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन में ए साइन थीटा 5 माइनस ये क्या होगा साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो साइन -5 क्या होगा -sin5, ये हो गया भैया। अब ये माइनस और ये माइनस हो गया क्या होंगे प्लस होंगे, तो म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन में ए sin5 ये प्लस हो जाएगा ना माइनस, तो इसे आगे लिख दो, और प्लस sin, ये फॉर्मूला आता है एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने का। अच्छा, इस फॉर्मूले को एक साफ सुथरा ये तो काफी डेरिवेशन तो आएगी नहीं, तो इसलिए फॉर्मूले को ज्यादा डेरिवेशन देखने की आपको इस डायग्राम को देखने की आवश्यकता नहीं है, बाकी डायग्राम आपको ये देखना हमेशा, एक वायर है, ठीक है, इससे ए डिस्टेंस पर एक पॉइंट क्या है पी, इस पॉइंट पी से ऊपर वाले एंड को देखने के लिए कितना एंगल बन रहा है 5 और नीचे वाले को देखने के लिए क्या होगा, अब मैं माइनस नहीं लगा रहा, पता है क्यों, क्योंकि ऑलरेडी मैं इस फॉर्मूले में लगा चुका हूं, अब आपको माइनस लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस पॉइंट पर इस करंट कैरिंग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन में दूरी कितनी है परपेंडिकुलर दूरी कितनी है भैया ए, क्या होगा sin5 प्लस 5 समझ गया, ठीक है। इस लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से इस पी पॉइंट पर जो मैग्नेट थोड़ा गंदा हो गया ना, ठीक है समझ में आ रहा है ना भैया, sin5 प्लस sin5 ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसका कल क्वेश्चन जब करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। इसकी डायरेक्शन देने के लिए राइट हैंड थंब रूल से यूज करते हैं, डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। थंब रूल से इसकी डायरेक्शन दी जाएगी, यहां पर थंब क्या होगा, थंब होगा आपका करंट, और कर्ल फिंगर क्या होगी, क्या होगी भैया मैग्नेटिक फील्ड, क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है भैया। अब मान लीजिए वायर है, इसकी वजह से आपको राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो अपनी थंब को कर रखोगे, सीधा हाथ लीजिए, थंब को करंट के डायरेक्शन में किया और उंगलियों को राइट साइड में ले जाइए, और उंगली को थोड़ा सा कर्ल कर दीजिए, तो उंगलियां कहां जा रही है अंदर, तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड आएगा, इनवर्ड